हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा 2 दिन पहले से और इवन कल और आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज कैबिनेट की मीटिंग होनी थी, तो ये आशा की जा रही थी कि जो डीए की घोषणा हो जाएगी। अब लोगों के वीडियो तो 2% या 3%, 2% या 3% इसी प्रकार बन रहे थे। कैलकुलेशन भी हो गया था, लेकिन आज कैबिनेट मीटिंग में इसका कोई निर्णय नहीं हुआ और डियरनेस अलाउंस केवल और केवल 2% ही बढ़ेगा, क्योंकि वो 55.99 है। 0.99 होने की वजह से कई 3% का अंदाज लगा रहे हैं। इस 2% को देने के लिए और 1% बचाने के लिए ही आपका जो AIC पेन आया था दिसंबर का, बहुत लेट आया था। अब मैं और बताना चाहूँगा कि कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है पेंशन अपडेशन के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट में MC सिंगला साहब वाला केस है। लेकिन आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि यदि केस का नंबर बाद में आता है तो हो सकता है वो उसकी तारीख बढ़ जाए और आगे मिले। लेकिन सिंगला साहब वाले केस में बहुत ज़्यादा आशा ये है कि जो फैसला है वो फेवर में आएगा। अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ। जनरली जब यूट्यूबर्स के पास टाइम नहीं होता तो कई प्रकार से जो फैक्टर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 8वें वेतन आयोग में, उसकी ये सूचनाएं देते रहते हैं। और जो गोपाल मिश्रा जी हैं उन्होंने कहीं 2.86 बता रखा है। भाई उनके अपने कैलकुलेशन होंगे, दूसरे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो भी अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि गोपाल मिश्रा जी 2.86 बता रहे हैं, कहीं उसके पीछे यह कारण तो नहीं है जो मैं अभी आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले बता दूँ मैं आपको कि यदि ट्रेडिशनली MF फैक्टर निकाला जाए तो उसमें कुछ भी नहीं है। आपका DA कितना होगा उसको 100 में जोड़ लो और कितना % देना चाहते हो, लगभग ये 160 बनेगा। 100 रुपये मूल वेतन और 60% DA, 160 या 161 हो जाएगा। 161 इसमें अब 14%, तो 161 का 14% जोड़ लो। यदि 15% है 15% जोड़ लो, 20 है तो 20% जोड़ लो, और वही आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हुआ किस पर। जैसे मान लीजिए पर 186 हो जाता है तो 1.86 होगा, 190 हो जाता है 1.9 होगा। तो मैंने यहाँ कुछ कैलकुलेशन भी कर रखे हैं। यदि 7 CPC में 14% जोड़ा जाता है, 14% जोड़ा था तो उसका 2.57 बना था। उस समय जो आपका DA था 125% था और 14% के 32 रुपये और जुड़ गए, तो ये निकल के आ गया। अब यदि 8वें वेतन आयोग में 14% जोड़ा जाता है तो 1.86 बनता है, 15% जोड़ा जाता है तो 1.85 बनता है, 16% होता है तो 1.88 होता है, 18% होता है तो 1.9 होता है, 20% होता है तो 1.93 होता है, 25% होता है 2.01 होता है और 30% होता है 2.09। इन सबको जोड़ लिया जाए कहाँ तक, 2.91 तक, यहाँ तक, तो ये इसका एवरेज आता है 1.9। तो आपका जो फैक्टर है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 8वें वेतन आयोग में ट्रेडिशनली ये 1.9 बैठता है। यानी आपका DA बैठेगा, मतलब 60% पे पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात है। और हो सकता है 61% हो जाए जनवरी 2026 से। और दूसरा, वेतन आयोग का घोषणा तो हो गई है लेकिन गठन अभी तक नहीं हुआ है, और ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि वेतन आयोग की जो रिपोर्ट आएगी किसी भी हालत में अक्टूबर 2026 या नवंबर 2026 से पहले नहीं आएगी। और जनरली आती भी ऐसे ही है, साथ साथ नहीं आती है। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पर कि क्या जो उन्होंने कहा था गोपाल मिश्रा जी ने कि 2.86 इन्होंने डिमांड की है कि 2.86 8वें वेतन आयोग का क्या नाम है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होना चाहिए। अब लगता तो ये अप्रत्याशित है, इमेजिनरी लगता है, ऐसा लगता है हवाई किले बना है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। यदि इन रेट्स को, अभी जो इनकम टैक्स की सीमाएं बढ़ाई गई हैं उसके संदर्भ में देखा जाए, और उसके संदर्भ में देखने का मतलब यह है कि यदि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत सरकार को बनानी है तो हाथ में पैसा चाहिए, क्योंकि हाथ में पैसा होगा तो सामान की बिक्री होगी, फैक्ट्री चलेंगी, सरकार के पास टैक्स आएगा, पैसा आएगा।
और ये है कि भारत सरकार ने आपको जो 1 लाख रुपए पर मंथ की जो छूट दी है उससे ज़्यादा ही है, 12 चौक 48, 1,04,000 के आसपास बनती है स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिला करके। ये जो छूट दी है तो इतनी आसानी से तो टैक्स में छूट देने नहीं जा रही है, किसी न किसी तरीके से कोई तरीका ढूंढ करके टैक्स तो गवर्नमेंट लगाएगी। और यदि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बढ़ जाता है तो आप निश्चित मानिए जो काफ़ी सर्विस करने वाले हैं, सीनियर लोग हैं, ग्रुप सी के, ग्रुप और बी, और ये तो आ ही जाएंगे टैक्स में 12,000 से ऊपर, क्योंकि इनको ना तो एचआरई छूट होगी और कई प्रकार की छूटें वो भी नहीं होंगी, और छूट लेनी है तो आपको पुराने में जाना पड़ेगा, पुराने में इतनी छूट नहीं है। ये आशंका है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ये 2.30 भी हो सकता है, 2.40 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 2.6 भी, और 2.7 और 2.8, ये कहीं भी हो सकता है। फिर यदि गवर्नमेंट ये सोचती है कि हमें अपना टैक्स का अमाउंट बढ़ाना है, टैक्स बढ़ाना है, तो लगभग काफ़ी बड़ी मात्रा में कर्मचारियों को टैक्स के दायरे में ले लेगी, क्योंकि अभी इन्होंने जो 12 लाख का दे रखा है वो इस सीमा तक लेकर चले जाएंगे कि आप पर टैक्स लगना शुरू हो जाए। और ये जो कुछ भी ये छूट गवर्नमेंट ने दी है ये ऐसे ही तो दी नहीं होगी, बड़े कैलकुलेशन से दी होगी। इनके पास सारी कैलकुलेशन हैं कि क्या करने से क्या होगा। अब ये हमारा एक कैलकुलेशन है। अब यहाँ तो 2.86 से क्या कहीं भी हो सकता है, और यदि ये ट्रेडिशनली चलते हैं तो 1.90 के आसपास ही आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। कोई चाहे कितना ही बताता रहे, बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, समझे। लेकिन 1.90 यदि होता है तो भारत सरकार को टैक्स की शॉर्टेज को झेलना पड़ेगा। और यदि ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2.7, 2.80 हो जाता है तो भारत सरकार को टैक्स भी मिलेगा, बैंकों को डिपॉजिट भी मिलेगा, लोगों के पास पैसा होगा, सामान खरीदेंगे, फैक्ट्री चलेंगी, उधर से भारत को सरकार को टैक्स मिलेगा। तो वो भी एक तरीका है कैसे ही करके देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन करना। अब मेरे लिए तो ये दोनों ही जो हाइपोथेसिस हैं पॉसिबल है। ऊपर वाला तो हाइपोथेसिस नहीं है, लेकिन नीचे वाला हो सकता है यही कैलकुलेशन करके इन लोगों ने जो टैक्स की सीमा है वो 12 लाख की हो और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दे रखा है। यहाँ तो इनका बैठता है। तो गोपाल मिश्रा जी का ये कहना है कि 2.86 की जो डिमांड कर रहे हैं, अब हो सकता है 2.7 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 2.4 हो सकता है, 2.2 भी हो सकता है, 2.3 कहीं भी हो सकता है। यहाँ तो ये बैठता है। अब भारत सरकार किस लेवल पे करेगी और कैसे वो 12 लाख की सीमा को ऊपर ले जाया जाएगा जिससे टैक्स लगाया जा सके, तो ये तो भारत सरकार करेगी। और 12 लाख की सीमा ऊपर होते ही एकदम आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। अब इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।